हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले इस कंटिन्यूटी चैप्टर में जो थ्योरम बच गए हैं उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए, जो थ्योरम बच गया है उसका हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपके सामने है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 का डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो में किया जा चुका है। देखिए, ये थ्योरम क्या कह रहा है, एक बहुपद फलन संतत फलन होता है। एक बहुपद फलन संतत होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर बहुपद फलन होगा, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, वो हमेशा संतत फलन होगा। एनी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो आपका कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है, बहुपद फलन किस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो देखिए, बहुपद फलन अगर होगा तो उसका पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और रूट में नहीं होना चाहिए। आइए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। जैसे देखिए, ये फंक्शन लिए हम f(x = x + 1) और फंक्शन ले लीजिए f(x = x³ + x² + 1), f(x = x⁻100 और प्लस x²। अब ध्यान से देखिए, इस सारे फंक्शन को इसका पावर रूट में नहीं है, निगेटिव नहीं है, बटा में नहीं है। मीन्स क्या, ये जितने भी आपको फंक्शन दिख रहा है वो सब फंक्शन बहुपद फलन है और ये हमेशा संतत होते हैं। तो इसको याद रखेंगे, हमेशा -∞ से +∞ में संतत होता है। मीन्स किसी भी रियल नंबर के लिए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये फलन संतत है या नहीं, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या को लेकर आप चेक कर सकते हैं कि ये फलन आपका संतत है या नहीं। मीन्स आप याद रखेंगे इस थ्योरम को कि पॉलिनोमियल फंक्शन मीन्स बहुपद फलन हमेशा -∞ से +∞ मीन्स टोटल वास्तविक संख्या में संतत होता है। ओके, आइए देखते हैं अगला थ्योरम। देखिए, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, परिमेय फलन px/qx। आप तो जानते हैं कि परिमेय फलन px/qx के फॉर्म में होता है। तो px/qx संतत होता है, यानी परिमेय फलन भी आपका संतत फलन होता है, परंतु ga ≠ को छोड़कर, यानी उसके डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन होगा वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो जिस पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ पर हम a पॉइंट ले लिए, तो अगर a पॉइंट पर अगर वो 0 दे रहा होगा तो मतलब क्या हुआ, उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो उस पॉइंट को हम लोग छोड़ देते हैं। बाकी टोटल वास्तविक संख्या के लिए परिमेय फलन हमेशा संतत फलन होता है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए आप ध्यान से, जैसे कि f(x) = एक फलन ले लेते हैं, f(x) = x² / x-1 और x + 2। देखिए ध्यान से, ये आपका परिमेय फलन है, x² / x-1 × x + 2। तो ये टोटल वास्तविक संख्या के लिए डिफाइन होगा, लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये पता करना है कि किसी पॉइंट के लिए इसका डिनोमिनेटर 0 तो वैल्यू नहीं ना दे रहा है, ये हम लोग को पता करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके हर को, इसका हर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका हर क्या है, x-1 x + 2, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं x = 1 और -2। मीन्स x का वैल्यू नहीं होगा 1 और -2। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो वो आपका वैल्यू 0 दे देगा, जो आपके डिनोमिनेटर में होगा। और जब डिनोमिनेटर में 0 आता है तो आपका हो जाता है अनडिफाइंड, मीन्स f(x) का वैल्यू निकलेगा ही नहीं। समझ गए। तो इसलिए कभी भी अगर परिमेय फलन दिया जाए तो हम लोग उसमें एक कंडीशन लगा देते हैं कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही 0 के इक्वल नहीं करेंगे, यानी हर नॉट इक्वल टू 0, तो वहाँ से x का वैसा वैल्यू मिल जाएगा जो
x के जगह पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू 0 दे देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 और -2। देखिए -2 रखिए या फिर 1 रखिए या दोनों रखिए, हमेशा वैल्यू 0 देगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस f(x) x इक्वल टू 1 और -2 पर असंतत है। f(x) जो है 1 और -2 पर क्या है आपका असंतत है, परंतु f(x) x बिलोंग्स टू रियल -1 -2 पर संतत फलन है। परंतु याद रखेंगे कि f(x) x बिलोंग्स टू रियल यानी सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा, बट उसमें से हम लोग को निकाल देना होगा 1 और -2 को। क्यों? क्योंकि 1 -2 पर फंक्शन असंतत हो जा रहा है, तो उसको हम लोग टोटल रियल नंबर में से रिमूव कर देते हैं। तो आप समझ गए कि परिमेय फलन हमेशा संतत फलन होगा, परंतु उसका डिनोमिनेटर वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स क्या? g नॉट इक्वल टू 0 को छोड़कर। समझ गए? तो देख रहे हैं कि 0 नॉट इक्वल टू 0 में आपका x का वैल्यू 1 और -2 मिला, तो इसको रियल नंबर में से क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो आपका जो रियल नंबर मिलेगा उस सारे रियल नंबर पर ये परिमेय फलन हमेशा संतत फलन होंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला थ्योरम। अचर फलन संतत होता है। अचर फलन तो संतत होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। देखिए अचर फलन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है f(x) इक्वल टू c, जहाँ c आपका कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो c कांस्टेंट होगा वो तो हमेशा स्थिर रहेगा। अब x के जगह पर कोई भी वास्तविक संख्या को आप पुट कीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग f(x) का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा c ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो तो स्थिर रहेगा। आप x के वैल्यू को चेंज करते जाइए, उसके करस्पॉन्डिंग f(x) का वैल्यू वही हमेशा c ही मिलेगा। मीन्स आप क्या समझे कि x का वैल्यू टोटल रियल नंबर के लिए ये हमेशा कांस्टेंट फंक्शन संतत फलन होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं f(x) x बिलोंग्स टू R पर संतत फलन है। यानी f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू R पर क्या है आपका संतत फलन होगा। ठीक है, आप यहाँ पर x के जगह पर कुछ भी रखते जाइए, जो आपका कांस्टेंट फंक्शन मीन्स यहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो आपका फिक्स रहेगा। जैसे देखिए अगर हम ऐसे ले लेते हैं f(x) इक्वल टू मान लीजिए कि हम 2 ले लिए, तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है। यहाँ पर x के जगह पर आप कुछ भी रखिए ना, -∞ से ∞ के बीच का कोई भी नंबर रखिए। अगर रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग f(x) का जो वैल्यू मिलेगा हमेशा आपको 2 मिलेगा। समझ गए? तो ये देख रहे हैं कि कांस्टेंट फंक्शन हमेशा -∞ से +∞ में कंटिन्यूअस होता है। मीन्स क्या होता है? संतत होता है। ओके, अगला थ्योरम देखते हैं, थ्योरम नंबर 5। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है? मॉडुलस फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। हमेशा ये जितना भी फंक्शन लिखा गया है यह हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं। देखिए मॉडुलस फंक्शन मीन्स क्या होगा? इसमें आपको इस टाइप का फंक्शन मिलेगा। मॉडुलस फंक्शन जानते हैं मापांक फलन, मॉडुलस ऑफ x, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स तो आप समझ रहे हैं साइन थीटा कॉस थीटा ये सब मिलेगा। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन मीन्स समझ रहे हैं साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, इस टाइप का फंक्शन मिलेगा आपका। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स क्या समझ रहे हैं आप? log x, ये वाला फंक्शन मिलेगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है e के पावर x। मॉडुलस फंक्शन मीन्स होगा आपका मापांक फलन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मीन्स होगा त्रिकोणमितीय फलन। इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन मीन्स होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स होगा लघुगणकीय फलन।
एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स होता है आपका चर घातांकीय फलन। और ये जितना भी फंक्शन हम लिखवाएं ये सब हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं। समझ गए? तो देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि f(x) इक्वल टू कोई आप फंक्शन ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए tan x और प्लस e⁻x। देखिए यहाँ पर आपका फंक्शन दिया गया है, तो ये tan x ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप अभी देखिए कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हमेशा अपने प्रांत में मीन्स डोमेन में संतत होते हैं। तो ये फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कंटिन्यूअस x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। यह भी आपका कंटिन्यूअस होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞। यानी ये दोनों फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दोनों फंक्शन -∞ से +∞ में कंटिन्यूअस फंक्शन है, मीन्स अपने डोमेन में संतत फलन है। Therefore, f(x) is continuous. f(x) is continuous. x belongs to -∞ से +∞। हमेशा f(x) जो होगा वो आपका -∞ से +∞ में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ये आपका लास्ट थ्योरम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, यदि f और g संतत फलन है, मीन्स इसमें दो फलन है और वो दोनों फलन संतत फलन है तथा फॉग परिभाषित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, फंक्शन में पढ़े हुए हैं फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग, ये सब के बारे में आप फंक्शन में पढ़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे फॉग, तो फॉग का मतलब क्या होगा, FOG, फॉग का मतलब होता है फंक्शन ऑफ gx। ध्यान से समझिए, फॉग का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ gx। गॉफ का मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ gfx। समझ गए? तो देखिए यदि f और g संतत फलन है तथा फॉग परिभाषित है, तो फॉग परिभाषित कैसे होता है अभी थोड़ा देर के बाद बताएंगे। आप सिर्फ सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। फॉग परिभाषित है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, अभी तुरंत बताएंगे कि फॉग कैसे परिभाषित होता है। तो संयुक्त फलन फॉग x इक्वल टू f ऑफ gx भी संतत है। मीन्स क्या, इतना इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, मीन्स क्या, f ऑफ gx भी आपका संतत होता है। तो फॉग का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx, तो f ऑफ gx भी संतत होता है। देखिए इस कंसेप्ट का हम लोग कहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चन का पर हम लोग यूज करके बनाएंगे उसको हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, आपका f है और gx है। तो अगर दो फंक्शन, किसी एक फंक्शन में दो फंक्शन को कंबाइंड करके दिया गया हो तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन। इसको और भी इस रूप में कह सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कि f ऑफ gx, यहाँ पर f का डोमेन क्या है, gx है, और g का डोमेन क्या है, x है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कंबाइंड दो फंक्शन है, तो इस रूप के फलन को हम लोग बोलते हैं संयुक्त फलन, यानी कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी भी फंक्शन का इनपुट मीन्स क्या, प्रांत भी अगर कोई फलन हो तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे कि आपके सामने है f ऑफ gx, f का प्रांत क्या है gx और g का प्रांत क्या है x है, तो ये आपका कंबाइंड कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। और आपको अच्छा से समझने के लिए देखिए, जैसे कि हम एक फंक्शन ले लेते हैं f(x) इक्वल टू साइन मॉड x। अब देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका कंपोजिट फंक्शन है। कैसे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भी है और मॉडुलस फंक्शन भी है। तो इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन अगर एक फंक्शन में कंबाइंड हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। मीन्स इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी फंक्शन का इनपुट भी कोई फलन हो तो उस फंक्शन को हम लोग, उस फलन को हम लोग कंपोजिट फलन कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ समझना है कि फॉग परिभाषित है,
तो जब भी कंपोजिट फंक्शन के द्वारा किसी फलन की संतता जांच करेंगे तो उसमें फॉग परिभाषित होना चाहिए। तो फॉग परिभाषित होने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे उस फंक्शन में, इसको आइए बताते हैं। आप इसको, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फॉग, FOG, फॉग परिभाषित होगा यदि, देखिए ध्यान से, यदि रेंज ऑफ G सबसेट होगा डोमेन ऑफ F। रेंज ऑफ G सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ F के, यानी जो फंक्शन G होगा उसका हम लोग रेंज निकालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद फंक्शन F का डोमेन निकालेंगे और देखेंगे कि ये G फंक्शन G का रेंज F का डोमेन में है या नहीं। मीन्स क्या, सबसेट का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि अगर दो सेट दिया गया होगा A और B, तो A B का सबसेट कहलाता है यदि A का टोटल एलिमेंट्स B में कंटेन कर रहा होगा। तो उसी टाइप से जब इसका रेंज, मतलब क्या, G का रेंज, टोटल रेंज, उसमें जितना भी वैल्यू होगा वो टोटल वैल्यू अगर F में कंटेन कर रहा होगा तो आपका फॉग परिभाषित होगा। समझ गए। तो इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वहाँ पे हम लोग डोमेन भी निकालेंगे, रेंज भी निकालेंगे, और इस कंडीशन को वहाँ पे सबसे पहले सेटिस्फाई कराएंगे और इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो याद रखेंगे, फॉग परिभाषित होगा यदि रेंज ऑफ G, यानी G फंक्शन का रेंज डोमेन ऑफ F, यानी डोमेन ऑफ F का सबसेट होना चाहिए। मीन्स क्या, रेंज ऑफ G सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ F के। ओके, अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 देख रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके थे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है, f(x) = x, यानी यह एक आइडेंटिटी फंक्शन दिया गया है, तत्समक फलन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये तत्समक फलन दिया गया है और हमको ये सिद्ध करना है कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये तत्समक फलन संतत होता है, ये हम लोग को पता करना है। तो कोई पॉइंट नहीं दिया गया हुआ तो हम लोग क्या मानते हैं, जब पॉइंट नहीं दिया गया हो और वास्तविक संख्या में हम लोग को प्रूफ करना हो तो हम लोग मान लेते हैं कोई भी वास्तविक संख्या से कोई भी स्वेच्छ अचर राशि को मान लेते हैं, और उसी पॉइंट पर हम लोग चेक करके देख लेंगे कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि C स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। हमेशा कोई भी अगर पॉइंट नहीं दिया गया होगा और वास्तविक संख्या में हम लोग को प्रूफ करना हो तो हम लोग हमेशा C लेकर चलेंगे। उस वास्तविक संख्या में से कोई भी नंबर हो सकता है आपका C, और इसी C पर हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों बराबर हो जाता है तो आप जानते हैं दिया गया फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग चेक करते हैं। इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको हम लोग लिखेंगे, f(x) भी कंटिन्यूअस एट x = C if limit h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ C - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ C + h और इक्वल टू FC। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो हम लोग अपने से कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मानते हैं। मीन्स क्या, C स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वेच्छ, मीन्स क्या होगा, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो सबसे पहले इसको मानते हैं और इसके बाद इसी पर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लेकर चलेंगे LHL। LHL में दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ C - h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए
सी माइनस एच, तो सी माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन होगा? आप देखिए ध्यान से, सी माइनस एच, तो यानी जहाँ जहाँ ये तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर क्या रखेंगे? सी माइनस एच, तो रख दीजिए सी माइनस एच। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, एच के जगह जीरो पुट कीजिए, तो सी माइनस जीरो, यानी आपको क्या मिल गया? सी मिल गया। मीन्स एल में क्या मिल गया हम लोग को? सी मिला। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ सी प्लस एच। RHL के लिए क्या लेते हैं? सी प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर लिखेंगे सी प्लस एच और लिमिट को हटाइए सी प्लस जीरो और इक्वल टू आपका सी हो जाएगा। सिंस एफ एक्स इक्वल टू आपको x दिया गया है और उस पॉइंट पर चेक करना है, तो इस x के जगह पर c को पुट कर देते हैं, तो हम लोग को मिल जाता है c, यानी एफ सी पर भी फंक्शन का वैल्यू कितना मिल गया? c मिल गया। तो आप क्या देख रहे हैं? क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ सी, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ सी, हैंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी। मीन्स जो हम लोग वास्तविक संख्या में आर्बिट्री कांस्टेंट माने थे c, उस पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है। तो इसलिए तत्समक फलन, ये प्रूव हो गया कि तत्समक फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए एक संतत फलन होता है। यही हम लोग को प्रूव करना था। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 का बी नंबर है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है और ये तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आप तो जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन हमेशा अपने प्रांत में संतत फलन होते हैं। तो ये tan x, sec x और cosec x ये हमेशा अपने प्रांत में क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। बट इसको हम लोग को प्रूव करना है, तो कैसे इसको प्रूव करेंगे आइए आपको दिखाते हैं। लेट सबसे पहले फंक्शन को मान लेंगे एफ एक्स इक्वल टू tan x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एफ एक्स इक्वल टू tan x, कोई पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसके प्रांत में से कोई भी एक स्वेच्छ वास्तविक संख्या को मान लेंगे, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में माने थे। तो सबसे पहले मान लीजिए आप, माना कि c प्रांत में वास्तविक संख्या है, माना कि c प्रांत में वास्तविक संख्या है। मीन्स क्या? उसके प्रांत में c क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब इस पर हम लोग को प्रूव करना है, इस पॉइंट पर, कि tan x जो है आपका कंटिन्यूअस है या नहीं। वैसे तो आप जानते हैं कि यह हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसका जो भी स्टेटमेंट है सबसे पहले लिखते हैं एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू सी इफ लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ c माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ c प्लस एच और इक्वल टू एफ सी। अगर ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो ये आपका एफ एक्स बराबर सी पर कंटिन्यूअस होगा, मीन्स संतत होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एल में आपको दिया गया है लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ c माइनस एच। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे? c माइनस एच। तो पुट कर दीजिए tan c माइनस एच। यहाँ पर x के ऊपर c माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पर भी x के ऊपर क्या रखना होगा? c माइनस एच। यानी जो यहाँ पर x में चेंज करेंगे वही चेंज इस फंक्शन में भी करना होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan c माइनस एच। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, अब आप पुट कर सकते हैं tan c माइनस जीरो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से tan c। अब देखिए हम लोग RHL को निकालेंगे। RHL लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ c प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो। अब देखिए c प्लस एच के लिए हम लोग क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे c प्लस एच रख देंगे, तो tan c प्लस एच।
अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और एच के जगह पर आप 0 पुट कीजिए, तो आपको मिल जाएगा tan c प्लस 0 और इक्वल टू आपको मिल जाएगा tan c। सिंस fx इक्वल टू आपको दिया गया है tan x और हमको उस पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, मीन्स क्या, fc पर वैल्यू निकालना है, तो उस पॉइंट को उसमें पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा tan c। तो आप देख रहे हैं कि इसका LHL tan c मिला, RHL भी tan c मिला और उस पॉइंट पर भी tan c मिला। क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। fx क्या होगा, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। तो देखिए इसी टाइप से sec x को भी प्रूव कर सकते हैं और cosec x को भी प्रूव कर सकते हैं। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं sec x को। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे फंक्शन को चेंज करेंगे और यहाँ पर जहाँ जहाँ tan लिए हैं वहाँ पर हम लोग sec ले लेंगे, तो वो भी आपका प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये आपका फंक्शन है sec x, तो सेम इसमें भी यही मानेंगे हम लोग और स्टेटमेंट सेम यही रहेगा। अब यहाँ पर सिर्फ आपको चेंज करना है sec, तो यहाँ पर मिल जाएगा sec c माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x के जगह पर क्या पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे c माइनस h, तो यहाँ पर मिल जाएगा sec c माइनस h। अब यहाँ से लिमिट को हटाएंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे आपका 0, तो यहाँ पर मिल जाएगा sec c माइनस 0 और यहाँ पर मिल जाएगा sec c मिल जाएगा। अब फिर c प्लस h को निकालते हैं तो यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दीजिए, sec c प्लस h हो जाएगा और यहाँ से जब लिमिट को हटाएंगे तो 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा sec c प्लस 0 और यहाँ पे मिल जाएगा sec c। अब उस पॉइंट पर हम लोग को निकालना होता है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है और जब x के ऊपर c रखेंगे, x के ऊपर जब c रखेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपका sec c मिल जाएगा। तो आप क्या देखें क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, मीन्स तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका क्या है, इक्वल है, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ओके, तो इस टाइप से आप cosec x को भी प्रूव कर सकते हैं। सेम स्टेटमेंट आपका जो माना गया है वही मानेंगे और जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, और जहाँ जहाँ sec है वहाँ पर आपको सिर्फ कर देना है क्या, cosec x। तो जब cosec x कीजिएगा तो वो भी तीनों LHL, RHL और उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको HW में दे दे रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को आपको HW में दे दे रहे हैं और उसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है tan x, sec x, cosec x। ये तो आप जानते हैं कि ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और ये हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं, तो इसको हम लोग सेकेंड मेथड के द्वारा भी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने के लिए। एक इसके पहले अभी देखे कि कोई भी उसके प्रांत में आप स्वेच्छ वास्तविक संख्या c मान कर भी आप प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग कर चुके हैं। अब इसको और भी तरीका से बनाया जा सकता है, उस तरीका को भी देख लेते हैं। देखा जाए ये तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। सबसे पहले आप लेट मान लीजिए fx इक्वल टू आपको दे दिया गया है tan x। ध्यान से समझिए, fx इक्वल टू tan x। अच्छा देखिए अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, fx इक्वल टू tan x को लिख सकते हैं sin x और बटा cos x। tan x को लिख सकते हैं sin x बटा cos x लिख सकते हैं। अब देखिए जब ऐसे लिख देंगे तो यहाँ पर fx का डोमेन निकालेंगे, मीन्स क्या, सबसे पहले डोमेन के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो fx का डोमेन का मतलब क्या हुआ, sin x बटा cos x, sin x बटा cos x, यानी इस दोनों का हम लोग डोमेन निकालेंगे कि क्या डोमेन मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डोमेन
ऑफ एफ एक्स। इस एफ एक्स का जब डोमेन निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ये कॉस एक्स जो है वो आपका बटा में है, मीन्स डिनोमिनेटर में है। और आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर वाला टर्म कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है, ध्यान से समझेंगे इस कंसेप्ट को, अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एफ एक्स डिफाइन ही नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग उस एंगल को निकालेंगे, उस रियल नंबर को निकालेंगे जो एफ एक्स को संतत बनाएगा, मीन्स क्या, कंटिन्यूअस करेगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो हम लोग ये पता लगाएंगे सबसे पहले कि कॉस एक्स किस किस एंगल पर वैल्यू जीरो देता है। तो आप तो जानते हैं कि कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। तो 90 के मल्टीपुल में जितना भी एंगल आएगा सब पर वैल्यू जीरो देगा। तो इसके डोमेन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डोमेन टोटल रियल नंबर तो होगा, टोटल रियल नंबर होगा, लेकिन इसमें से उस रियल नंबर को घटाना होगा जिस पर ये अनडिफाइंड हो रहा होगा। तो वो कौन सा रियल नंबर है, तो देखिए 2n + 1 और इंटू π/2। π/2 मीन्स ऑड इंटू π/2। ऑड नंबर को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 से या 2n - 1 से। तो ऑड इंटू π/2 यानी ऑड इंटू π/2 पर जितना भी एंगल मिलेगा उसके लिए कॉस डिफाइन नहीं होगा, अनडिफाइंड होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका π/2 है, तो π/2 जब रखेंगे तो वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। अब और यहाँ पर n के जगह पर आप 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो 3 यानी 3π/2 हो जाएगा, उस पर भी वैल्यू जीरो दे देगा। तो इस तरह से बहुत सारा एंगल होगा जिस पर ये फंक्शन एफ एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके डोमेन को निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए जहाँ n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, यहाँ पर n के जगह पर आप कुछ भी कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन, इस टाइप का जितना भी इंटीजर होता है कुछ भी अगर आप पुट करेंगे तो उसके लिए जो यहाँ पर एंगल मिलेगा वो हमेशा अनडिफाइन ही करेगा इस फंक्शन एफ एक्स को। तो इसलिए इसको टोटल रियल नंबर में से इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। समझ गए। तो अब देखिए, सिंस साइन एक्स तथा कॉस एक्स x बिलोंग्स टू r में, x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है। साइन एक्स और कॉस एक्स, अगर दोनों में पर्टिकुलर बात किया जाए, साइन एक्स और कॉस एक्स, तो ये टोटल रियल नंबर के लिए क्या होता है, आपका संतत होता है। टोटल रियल नंबर के लिए संतत होता है। समझ गए। साइन एक्स तथा कॉस एक्स अभी हम बताए हैं, थ्योरम में भी बताया है कि साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा अपने प्रांत में संतत होते हैं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा सभी रियल नंबर पर क्या होगा, संतत होगा। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू tan x भी, एफ एक्स इक्वल टू tan x यानी जो फंक्शन को हम लोग को प्रूव करना है, एफ एक्स इक्वल टू tan x भी संतत होगा जहां, संतत होगा जहां x बिलोंग्स टू रियल, यानी x बिलोंग्स टू रियल, लेकिन जिस पर ये अनडिफाइंड हो रहा था उसको हम लोग घटा देते हैं π/2। जहां यहाँ पर लिख सकते हैं n बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो इंटीजर से। यहाँ पर कुछ भी रखते जाइएगा वैसा एंगल मिलेगा, यानी ऑड इंटू π/2 मीन्स ऑड के मल्टीपुल में वैसा एंगल मिलते जाएगा जिस पर हमेशा ये अनडिफाइंड होगा। तो आप समझ गए कि टोटल रियल नंबर में से जिस एंगल पर अनडिफाइंड हो रहा था उसको सबसे पहले हम लोग घटा देते हैं, और घटाने के बाद हम लोग को जो एंगल मिलता है उस सारे एंगल पर ये tan x क्या होगा, संतत फलन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका डोमेन हो जाएगा इतना, और sin x तथा cos x हमेशा सभी रियल नंबर पर क्या होता है, संतत होता है। अतः एफ एक्स भी, एफ एक्स इक्वल टू tan x भी संतत होगा जहाँ x बिलोंग्स टू रियल
परंतु जिस पर अनडिफाइंड हो रहा था फंक्शन उसको हम लोग घटा देते हैं। ओके, तो इस टाइप से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हो गया प्रूफ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, sec x। अब देखिए sec x को आप क्या लिख सकते हैं, 1/cos x। अब जब इस फंक्शन का आप डोमेन निकालेंगे तो देखिए ध्यान से, नीचे भी फिर cos x आ गया, तो cos x आ गया, तो cos x आप जानते हैं कि इस पर अनडिफाइन होता है। तो जब इस पर अनडिफाइन होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि sec x जो होता है टोटल रियल नंबर के लिए, यानी सॉरी sec x हमेशा अपने प्रांत में संतत फलन होता है। तो उसके प्रांत में जितना भी नंबर होगा, तो जब आप sec x को ऐसे लिखेंगे 1/cos x, तो यहाँ पर cos x जो है इस पर क्या हो रहा है, अनडिफाइन हो रहा है। तो उस r में से मीन्स सबसे पहले हम लोग डोमेन निकालते हैं, तो उस r में से उसको हम लोग घटा देंगे। सिंस cos x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है, cos x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, आपका संतत होगा। देयरफॉर fx इक्वल टू sec x भी संतत होगा, जहां x बिलोंग्स टू r और माइनस कर देंगे जिस पर वो अनडिफाइन हो रहा था। तो ये भी आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इस टाइप से आप cosec x को भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज कर दीजिए cosec x और यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, sin x। और सबसे पहले फंक्शन का हम लोग क्या निकालते हैं, डोमेन। तो देखिए जब डोमेन निकालेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, टोटल रियल नंबर तो होगा, लेकिन साइन किस किस एंगल पर वैल्यू 0 देता है। तो आप जानते हैं 0 पर देता है, पाई पर देता है, 2π पर देगा। तो इस टाइप से n × पाई को अगर इसमें से आप घटा देंगे, जहाँ n बिलोंग कर रहा होगा इंटीजर से, तो उस पर उसमें का आपका जो बच जाएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह से सिंस यहाँ पर लिख सकते हैं कि cos x sin x x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है। ये तो आप जानते हैं कि पर्टिकुलर sin x जो होता है हमेशा अपने प्रांत में संतत होता है। तो sin x x बिलोंग्स टू r पर संतत होता है। देयरफॉर fx इक्वल टू cosec x भी संतत होगा, जहाँ x बिलोंग्स टू r और इसमें से हम लोग को उस एंगल को घटा देना है जिस पर वो अनडिफाइन हो रहा था। तो n π को घटा देंगे, जहाँ n बिलोंग करता है इंटीजर से। तो इस टाइप से ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरीका मीन्स सेकंड तरीका से भी, सेकंड मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 4 क्वेश्चन दिया गया है और इस सबको हम लोग को प्रूफ करना है और कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। देखिए आप सबसे पहले फंक्शन को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है। देखिए x - 5 दिया गया है, तो ये तो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है, मीन्स बहुपद फलन है। यह भी आपका बहुपद फलन है, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है और ये भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइए हम लोग बारी बारी से सबको हम लोग प्रूफ करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, x - 5 fx मान लेंगे, fx इक्वल टू x - 5। अब देखिए कोई पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो हम लोग क्या करते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन मीन्स बहुपद फलन हमेशा अपने प्रांत में संतत होता है। तो कोई पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि c स्वेच्छ वास्तविक संख्या है, मीन्स क्या, कोई भी वास्तविक संख्या में से c हम लोग मान लेंगे और उस c पर LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा संतत फलन होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग मानते हैं, माना कि c स्वेच्छ वास्तविक संख्या है। अब इसके लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं हम लोग, fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h और इक्वल टू fc। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए c माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, c माइनस एच, तो c माइनस एच माइनस 5। अब यहाँ से h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो c माइनस आपको 5 मिल जाएगा। अब निकालते हैं RHL, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, c प्लस एच, तो इसमें पुट कर दीजिए c प्लस एच और माइनस 5। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो c माइनस 5। अब सिंस f(x) इक्वल टू x माइनस 5 दिया गया है, तो उस पॉइंट पर जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा c माइनस 5। तो आप क्या देख रहे हैं, क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FC, तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है। हैंस f(x) भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, c पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये हम लोग को प्रूव करना था। तो वैसे भी आप पहले से जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो जब भी अगर कोई फंक्शन देकर पोलिनोमियल या ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन या कुछ भी दे, अगर कोई पॉइंट नहीं दे तो अगर कोई भी पॉइंट नहीं दे तो उसके वास्तविक संख्या में से कोई भी हम लोग एक स्वेच्छ अचर राशि को मान लेते हैं और उसी पर हम लोग प्रूव कर लेंगे। ओके, तो इसको नोट कीजिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 भी ये आपका पोलिनोमियल फंक्शन है और यह भी हमेशा संतत फलन ही होगा। तो इसको चेक करने के लिए जहाँ जहाँ हम लोग इस फंक्शन को माने हैं ना, वहाँ पर आप उसको सिर्फ चेंज कर दीजिए। देखिए x³ प्लस x² माइनस 1, ये आप जैसे माने हैं वैसे ही मानना है इसमें भी, और ये जो स्टेटमेंट लिखे हैं सेम यही स्टेटमेंट होगा। अब इसके बाद देखिए LHL जब निकालेंगे तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर फंक्शन को सिर्फ चेंज कर देना है। अब देखिए f(x) के लिए ये फंक्शन दिया है, अब x के ऊपर क्या पुट करना है, c माइनस एच, तो इसमें पुट कर दीजिए c माइनस एच का होल क्यूब प्लस c माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब 0 पुट करेंगे तो c माइनस 0 का होल क्यूब प्लस c माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा c³ प्लस c² और प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे c प्लस एच। तो देख रहे हैं f(x) के लिए ये फंक्शन दिया गया है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप पुट कीजिए c प्लस एच, c प्लस एच का होल क्यूब प्लस c प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो c प्लस 0 का होल स्क्वायर और c प्लस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ पर q हो जाएगा और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो c³ प्लस c² और माइनस 1। तो देख रहे हैं कि LHL और RHL ये दोनों आपका इक्वल आ गया। अब निकालते हैं उस पॉइंट पर। तो जब उस पॉइंट पर निकालेंगे तो सिंस f(x) इक्वल टू x³ प्लस x² और माइनस 1 दिया गया है, अब जब c रख देंगे तो आपको मिल जाएगा c³ प्लस c² और माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, हेंस f(x) भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ओके, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसके अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखिए f(x) इक्वल टू दिया गया है sin x और इंटू cos x। तो वैसे भी आप थ्योरम जानते हैं पहले से कि अगर कोई भी दो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि sin x और cos x, sin x अपने प्रांत में संतत होता है, cos x भी अपने प्रांत में संतत होगा। तो इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी आपका क्या होगा, संतत फलन होगा।
तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। यहाँ पर माना कि प्रांत में C एक स्वच्छ वास्तविक संख्या है। उसके प्रांत में हम लोग कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को मान सकते हैं। तो C आपका एक वास्तविक संख्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो कंडीशन होता है उसको लिखते हैं। fx भी संतता का जो भी कंडीशन होता है उसके बाद हम लोग उसको लिखते हैं fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h और इक्वल टू fc। अगर ये तीनों फंक्शन तीनों पर, यानी इस पॉइंट का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड निकाल लेंगे और फिर उस पॉइंट पर निकालेंगे। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं LHL। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या रखना है, c माइनस h। तो साइन c माइनस h इंटू कॉस c माइनस h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के जगह 0 पुट कीजिए तो साइन c इंटू कॉस c मिल जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो c माइनस 0 क्या मिलेगा आपको, c मिलेगा, मीन्स साइन c और इंटू कॉस c मिल जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं RHL। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ c प्लस h हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए c प्लस h साइन c प्लस h और इंटू कॉस c प्लस h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगा साइन c इंटू कॉस c। अब हम लोग को निकालना है उस पॉइंट पर, तो fx इक्वल टू साइन x इंटू कॉस x दिया गया है। और जब आप c रखेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन c इंटू कॉस c। तो आप देख रहे हैं कि उस पॉइंट पर भी फंक्शन का वैल्यू इक्वल है। LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल है। हेंस क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू FC। हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। x इक्वल टू c पर क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। इसी टाइप से आप इसके 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन fx इक्वल टू साइन x और प्लस कॉस x, इसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं HW में। इसको आप खुद से करेंगे, बहुत ही आसान है। जिससे कि हम ये जो स्टेटमेंट माने हुए हैं सेम मानना है आपको। और fx इक्वल टू जो साइन x प्लस कॉस x है यहाँ पर रखेंगे साइन x और प्लस कॉस x, तो साइन c माइनस h हो जाएगा और प्लस कॉस c माइनस h, फिर h का वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा साइन c प्लस कॉस c। यहाँ पर भी मिल जाएगा साइन c प्लस कॉस c और यहाँ पर भी मिल जाएगा साइन c प्लस कॉस c। तो तीनों आपका इक्वल हो जाएगा। तो क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FC, हेंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15 में 3 क्वेश्चन दिया गया है, सिर्फ फंक्शन दिया गया है और उसके साथ कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। तो एक तो तरीका है अगर सिर्फ फंक्शन दिया गया हो, कोई पॉइंट नहीं दिया गया हो, तो कोई भी हम लोग स्वच्छ वास्तविक संख्या में से c मान लेंगे और उस पॉइंट पर LHL RHL और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाल कर हम लोग चेक कर सकते हैं कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एक थ्योरम बताए थे लास्ट थ्योरम कंपोजिट फंक्शन वाला, तो उस थ्योरम का यूज करते हुए इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये फंक्शन संतत है या नहीं। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप लोग लेट मान लेंगे hx इक्वल टू दिया गया है साइन मॉडुलस ऑफ x। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 फंक्शन है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है और एक मॉडुलस फंक्शन है। तो यहाँ से एक बार और मानना होगा आपको, लेट fx इक्वल टू साइन x और gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। fx इक्वल टू साइन x और gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x।
आप जानते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इनपुट भी अगर कोई फंक्शन हो, फलन हो, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या निकाल कर चेक करते हैं, फॉग निकालते हैं। तो फॉग को तो सबसे पहले डिफाइन करना होगा। तो फॉग कैसे डिफाइन होता है उस थ्योरम में हम बता दिए हैं। अब उसी चीज को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, फॉग परिभाषित होगा यदि रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ इफ। देखिए इस फंक्शन का, जी फंक्शन का रेंज एफ के डोमेन के का सबसेट होना चाहिए। मीन्स क्या, इसका रेंज टोटल इसके डोमेन में लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाते हैं कि वैसा सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो रहा है या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये जो जी एक्स फंक्शन है इसका रेंज निकालेंगे। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं मॉडल्स फंक्शन है, तो इसका रेंज क्या होगा, तो रेंज कैसे निकलेगा, तो देखिए रेंज ऑफ जी एक्स। तो देखिए जी एक्स फंक्शन का जो रेंज होगा वो आपका टोटल रियल नंबर होगा। अभी हमको कैसे पता चला, सॉरी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये हम लोग को कैसे पता चला, क्योंकि देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है। इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। x के जगह पर आप कोई भी रियल नंबर आपका चेक कर लीजिए, x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखिए, -∞ से +∞ के बीच का कोई भी रियल नंबर रखिए, वो हमेशा जो वैल्यू देगा वो 0 से बड़ा या बराबर ही देगा। तो इसलिए इसका रेंज जो होगा यानी gx का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको मिलेगा r+, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग रेंज पता कर लिए। अब हम लोग पता करना है डोमेन ऑफ fx। तो देखिए fx का डोमेन क्या होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे sin x फंक्शन है। तो आप जानते हैं कि sin x का डोमेन जो होता है वो आपका टोटल रियल नंबर होता है। मीन्स क्या, टोटल आपका रियल नंबर होगा, टोटल r होगा, -∞ से +∞ के बीच का टोटल रियल नंबर होगा। sin x फंक्शन का जो sin x फंक्शन का जो डोमेन होता है वो आपका टोटल रियल नंबर होता है। sin x का रेंज क्या होता है, तो -1 से 1 होता है। अगर आप कोई भी x की जगह पर रियल नंबर पुट करेंगे तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो -1 और 1 के बीच का मिलेगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा तो 1 मिलेगा और मिनिमम वैल्यू मिलता है -1, तो उसका वही रेंज होता है और इसका डोमेन होता है टोटल रियल नंबर। तो आप देख रहे हैं कि रेंज ऑफ जी, तो रेंज क्या है r+ और डोमेन ऑफ एफ का क्या है r है। तो आप देख रहे हैं कि r+ r का सबसेट है या नहीं, बिल्कुल है। r+ जो है वो इस r का क्या है, सबसेट है, उपसमुच है। उपसमुच का मतलब तो समझ रहे हैं, अगर 2 सेट दिया होगा तो a b का उपसमुच होगा यदि a का टोटल एलिमेंट्स b में होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि r+ का जितना भी एलिमेंट्स होगा सब r में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इस r में -∞ से +∞ नंबर होगा और इसमें सिर्फ 0 से ∞ तक का नंबर है, तो टोटल इस r में क्या है, इंक्लूड है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फॉग परिभाषित है। यहां से देखिए फॉग क्या है, परिभाषित है। तो अब हम लोग निकालते हैं फॉग। अब हम लोग फॉग निकालेंगे। तो फॉग निकालने के लिए आप जानते हैं फॉग का मतलब क्या होता है, f ऑफ gx। अब देखिए f gx क्या है, gx है आपका मॉडुलस ऑफ x, तो मॉडुलस ऑफ x रख दीजिए। अब देखिए f का x क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x, और यहाँ पर देखिए fx क्या दिया है, sin x। तो x की जगह पर जब आप पुट करेंगे मॉडुलस ऑफ x तो आपको मिल जाएगा sin मॉडुलस ऑफ x, जो किसके बराबर होगा, hx के बराबर हो जाएगा। देखिए जब यहाँ पर fx बराबर sin x दिया गया है और x की जगह पर क्या है, मॉडुलस ऑफ x है, तो जब यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x पुट करेंगे तो यहाँ पर भी होगा आपका मॉडुलस ऑफ x, जो किसके इक्वल हो जाएगा, hx के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या देखें, सिंस fx
इक्वल टू साइन एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स दोनों संतत फलन है। वैसे भी आप जानते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और ये मॉडुलस फंक्शन दोनों संतत फलन होता है, इसलिए देयरफॉर इनका संयोजन फॉग भी संतत होगा। इनका संयोजन फॉग भी क्या हो जाएगा, आपका संतत हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जब फॉग को निकाले तो फिर एच एक्स के बराबर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स भी आपका संतत फलन होता है। जी एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो वो भी आपका संतत फलन होता है। मतलब क्या, दोनों आपका संतत फलन है, तो इसलिए इसका संयोजन फॉग भी संतत होगा। अतः एच एक्स संतत फलन है। यही पार्ट हम लोग को प्रूव करना था। ओके, तो इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। आइए और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सेकंड क्वेश्चन को भी हम लोग प्रूव करना है। तो देखिए, इसको आप लोग सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए। आइए सेकंड वाला को प्रूव करते हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, आप ध्यान से देखिए। यहां पर एच एक्स बराबर क्या है, कॉस मॉड एक्स। अब इसी टाइप से यहां पर दो फंक्शन लेंगे, तो आपका एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। तो फॉग परिभाषित होगा यदि रेंज ऑफ जी, ध्यान से देखिए, इसका रेंज ऑफ जी सबसेट होना चाहिए डोमेन ऑफ एफ, यानी इसका डोमेन में इसका रेंज कंटेन करना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का बारी बारी से, जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए हम लोग निकाले थे वैसे ही निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज कर रहे हैं, तो इस तरीका से ये आपका अभी फंक्शन जो है, इस फंक्शन को भी हम लोग प्रूव कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेंज ऑफ जी एक्स। तो रेंज ऑफ जी एक्स क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसका रेंज यानी जी एक्स यानी cos x का रेंज, तो cos x का रेंज क्या होगा, -1 से 1 होगा, यानी इसका रेंज हो जाएगा -1 से 1। ये इसका रेंज हो जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, डोमेन ऑफ एफ, इसका निकालना है डोमेन। किसका डोमेन निकालना है, एफ एक्स का। देखिए ध्यान से, तो एफ एक्स का जो डोमेन निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा डोमेन टोटल रियल नंबर। जब एफ एक्स का डोमेन निकालेंगे तो टोटल रियल नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले रेंज निकाले थे तो क्या मिल रहा था, आर प्लस मीन्स धनात्मक वास्तविक संख्या मिल रहा था। लेकिन जब इसका डोमेन निकालेंगे तो टोटल रियल नंबर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू आप स्वतंत्र है, कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो यानी टोटल वास्तविक संख्या को इसमें पुट कर सकते हैं, और उसी एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसलिए इसका डोमेन आपका टोटल रियल नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम लोग पुट करते हैं तो पुट करने के बाद जो वैल्यू मिलता है वो उसका रेंज होता है। तो हम लोग को यहाँ पर डोमेन पता करना है, तो इसका डोमेन आपका टोटल रियल नंबर हो जाएगा, यानी -∞ से +∞। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका रेंज यानी जी का रेंज क्या है, -1 से 1 हो जाएगा इसका रेंज। इसका रेंज जो है आपका सबसेट है, किसका, आर का, यानी -1 और 1 आर में है या नहीं, बिल्कुल है। सबसेट का मतलब तो समझ रहे हैं कि ए बी का सबसेट होगा, जब ए का टोटल एलिमेंट्स बी में होगा तो ये -1 1 आर में है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये सबसेट है, तो अतः फॉग क्या होगा, परिभाषित होगा। अतः फॉग परिभाषित होगा। तो अगर फॉग परिभाषित होगा तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फॉग निकालते हैं। तो एफ ऑफ जी एक्स, अब यहां से चेंज हम लोग कर देंगे। देखिए एफ और जी एक्स क्या है, जी एक्स है आपका cos x, और यहां पर एफ cos x, तो एफ एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ x। अब x की जगह पर जब cos x रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos mod x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एच एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू
मॉडुलस ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स और जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये दोनों संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन फॉग भी संतत होगा, अतः एच एक्स संतत फलन है। प्रूफ, तो इस टाइप से प्रूफ कर सकते हैं। अब आपको तो आसान लग रहा होगा, इस टाइप से अपने से खुद से अगर 2-4 बार इसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका 3 नंबर। देखिए ध्यान से, इसी में हम लोग चेंज कर लेते हैं। एच एक्स बराबर दिया गया है साइन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स, और जी एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉग परिभाषित होगा यदि रेंज ऑफ जी, मतलब क्या, जी एक्स का रेंज इस एफ एक्स के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखिए रेंज ऑफ जी एक्स, जब जी एक्स का रेंज निकालिएगा तो देखिए तो क्या होगा, अब बताइए। एक्स तो आपका स्वतंत्र होता है, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, जो जी एक्स का वैल्यू मिलता है वही उसका रेंज होगा। तो देखिए एक्स के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर रख सकते हैं, लेकिन जी एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखेंगे एक्स के जगह पर वो हमेशा प्लस में ही वैल्यू देगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो जब 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इसका रेंज जो होगा वो आर प्लस होगा, हमेशा जो इसका रेंज मिलेगा वो आर प्लस मिलेगा, कभी भी निगेटिव रियल नंबर नहीं मिलेगा। अब हम लोग डोमेन निकालते हैं, एफ एक्स का डोमेन। तो देखिए इसका जो डोमेन होगा, देखिए ध्यान से, साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो तो आपका टोटल रियल नंबर होता है, अभी थोड़ा देर पहले देखे थे। साइन एक्स का डोमेन टोटल रियल नंबर होता है और उसका रेंज क्या होता है, -1 से 1 तक होता है। तो इसका डोमेन टोटल रियल नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं फिर से कि आर प्लस सबसेट है किसका, आर का, अतः फॉग परिभाषित होगा। अब हम लोग निकालते हैं फॉग। तो फॉग निकालने के लिए एफ ऑफ जी एक्स, अब देखिए यहाँ पर जी एक्स कौन सा फंक्शन है, जी एक्स है आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एफ एक्स स्क्वायर हो गया, तो अगर एक्स की जगह पर, यही तो है आपका एफ एक्स, अगर एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यही साइन एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा एच एक्स। तो उसी तरह से यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स तथा जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों संतत फलन है, इसलिए इसका संयोजन फॉग भी संतत होगा, अतः एच एक्स संतत फलन है। यानी जो फंक्शन एच एक्स माने थे वो आपका क्या है, संतत फलन। तो इस तरीका से भी आप कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को, मीन्स कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते हैं, या जनरली जो वास्तविक संख्या में से सी मानते हैं, सी के द्वारा भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो जो आपको आसान लगे उस तरीके से प्रूव करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।